हेलो माय व्यूअर, आज केमिस्ट्री की क्लास है और विनय चैनल में ही विनय क्लासेस में क्लास कंटिन्यू हो रही है और कंसेप्ट वही है, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। इसमें दो चीज़ें हैं, एक हो गया मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया स्टोइकियोमेट्री। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, बाद में स्टोइकियोमेट्री पर भी आएंगे। और ऑलरेडी पहले से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला हुआ है, 2 वीडियो। और पहला वीडियो में बताया गया था एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और दूसरे वाले में बताया गया था एटॉमिक वेट अर्थात रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या है, और उसी के हेल्प से कैसे आप एटॉमिक वेट एक्चुअल किसी भी एक एटम का, किसी भी एक एलिमेंट का निकालेंगे। और आज ये तीसरा वीडियो है उसी से जुड़ा हुआ ही, जिसमें स्पेशली ये मोल जो है, इस मोल को बताया जाएगा। तो मोल को अगर सोचिए शॉर्ट में लिखें तो दिखता है MOL डॉट। मैंने E को हटा दिया क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं MOLE है, तो E को हटा दिए, एब्रिविएटेड फॉर्म में M लिख दिए, फिर O लिख दिए, L लिख दिए, A को हटा दिए। अब देखिए इस वर्ड में ही क्या छिपा हुआ है, आप जान ही रहे हो। मोल ऐसे भी इंग्लिश के डिक्शनरी में दिखाई देता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छुछुंदर। और मैं इसको क्यों छुछुंदर बोल रहा हूँ कि ये वाकई में केमिस्ट्री के लिए एक छुछुंदर के जैसा ही है। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे 11 का या 12 का, सब में इसका यूज होता है। और बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि इसका मोल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो इसलिए हर जगह जहाँ भी वो प्रॉब्लम बनाएगा उसके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। और जान ही रहे कि कंसेप्शन ही मेन है, तब ना एप्लीकेशंस कर सकेंगे। खाली फालतू का एप्लीकेशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हर साल जो भी क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में या जेई मेन में या 11-12 के एग्जाम में भी, वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन बदल जाता है। लेकिन काम क्या करता है? कंसेप्ट। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप बना सकते हो, इसलिए कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए और तब उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। हाई लेवल का पहले बनाइए, उसके बाद जेई एडवांस का, तब जेई मेन का, और तब उससे नीचे 11-12 के NCERT बुक का क्वेश्चन बनाइए। आइए देखा जाए क्या है ये। तो मोल के अंदर में एक वर्ड आ गया M। इस M का मतलब हो गया मास। हम लोग केमिस्ट्री वाले इसको वेट भी बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स में मास वेट बोलने से गलत हो जाएगा। वेट हो जाएगा फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी, और मास हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और वेट को ऐड करना होगा तो वेक्टोरियल सम करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से। लेकिन मास को सिंपली एक अलजेब्रिक टाइप का उसको ऐड करते हैं, या मास चूंकि पॉजिटिव है तो अर्थमेटिक से भी बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर नंबर्स रियल नंबर्स होता है तो उस समय वो मतलब उसको बोल सकते हैं अलजेब्रा के यूज से बनता है। और अंक गणित समझ रहे हैं, पहला छोटा रूप है अलजेब्रा, उसका बड़ा रूप है। ओ क्या है? तो ओ हो गया नंबर। मतलब मोल नंबर को भी शो करता है, बताएंगे कैसे। और तीसरा होता है ये L, लीटर को भी शो करता है। लीटर किसके लिए? तो ये फॉर गैस, और गैस, कोई गैस का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होगा तो उस समय ये लीटर में भी चलेगा। तो 3 चीज़ें हो गई। तो आज के कंसेप्ट में हम फोकस कर रहे हैं लीटर को छोड़ करके अभी, और यही 2 को ऐड करेंगे कि मास के कंसेप्ट क्या है और नंबर से कैसे एसोसिएट करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा, जैसे हम लोग
कहीं पर भी यूज़ करते हैं कि 1 डजन मतलब 1 दर्जन, तो वो हो जाता है 12 के बराबर। कहीं पर बोलते हैं 1 सेंचुरी, तब वो होता है 100। 5 सेंचुरी है तो 5 गुने 100 500 आ जाएगा। उसी तरह थाउजेंड्स, तो आगे अगर 1000 तो 1 इंटू 1000 हो जाएगा। और अगर 5000 है तो 5 इंटू 1000 5000 हो गया। उसी तरह जैसे बंगला में लोग बोलते हैं 1 कुड़ी, तो 1 कुड़ी का मतलब हुआ 20। 20 को मिला करके कहा जाता है मतलब 1 कुड़ी मने 20। अगर 2 कुड़ी होगा तो 40 होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसी तरह कहीं पर भी 1 मोल अगर लिखा रहता है, 1 मोल, तो 1 मोल क्या चीज़ वो भी तो लिखना पड़ेगा। जैसे आप सिंघाड़ा दुकान में खरीदने जाते हैं तो कैसे बोलते हैं कि भाई हमको ½ दर्जन सिंघाड़ा दे दो, समझ जाता है कि वो 6 ठो मांग रहा है। अगर उसी को जाके बोलोगे कि हमको सिंघाड़ा दे दो 1 मोल, तो बोलेगा ये क्या फालतू बात बोल रहे हो भाई, 1 मोल क्या होता है। तब उसको आप समझाओ कि जैसे आप समझ रहे हो 1 डजन या 1 सेंचुरी या 1 कुड़ी, तो उसी तरह 1 मोल का मतलब होगा n, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। बहुत लोग n को ऐसे लिखते हैं Na, A माने एवोगाड्रो, n माने नंबर, लेकिन मैं Na की जगह खाली n यूज़ करता हूँ, इसलिए हम n का ही यूज़ कर रहे हैं और इसी से आप समझने का कोशिश करिए। और ये n का जो वैल्यू भी है वो भी फिक्स्ड है। कितना है तो साइड में यहाँ लिख देते हैं। n का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने बड़े नंबर्स को ही शॉर्ट में कहा गया है n। और यही n अब क्या होगा इसके साथ में, तो अभी हमने कहा था कि अगर सिंघाड़े दुकान में जाकर अगर बोलोगे 1 मोल सिंघाड़ा दीजिए, तो मतलब वो हो जाएगा कि n सिंघाड़ा, अर्थात इतना सिंघाड़ा। अगर आया कोई बोला नहीं हमको बहुत बड़ी पार्टी करनी है और पूरे भारत में बांटनी है, तो उस समय मान लो मन हो गया उसको कि नहीं हमको 600 मोल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा 600 मोल। 600 मोल का मतलब हो गया कि 600 गुने 1 मोल, और 600 तो 600 रहेगा, और 1 मोल का मतलब आ जाएगा n, और ये हो जाएगा 600n। और इस तरह से सीधा 1 मोल का समझिए कि 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कहा जा रहा है n। अगर यहां पर 1 मोल की जगह रहा n मोल, तो उस समय यूनिटरी मेथड से n इंटू n बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर है 5 मोल, 5 मोल्स, तब उस समय ये n की जगह 5 हो गया 5n। तो इस तरह से n माने 1n, तब 1 मोल होगा। लेकिन जैसे अगर ऐसा वाला छोटा n मोल लिख दिए तब n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो 5 मोल्स के लिए 5 इंटू n माने 5n होगा। तो इस तरह से ये मोल हुआ। लेकिन ये नाम भी तो लिखना पड़ेगा कि क्या चीज, कि 1 मोल माने इतना गिनती में क्या चीज, सिंघाड़ा की जूता कि हाथी की घोड़ा, तो लिखना होगा। तो यहाँ ज्यादातर हम लोग का चलेगा n एटम्स, या कभी कभी चलता है n मॉलिक्यूल्स, या कभी कभी चलेगा n आयंस, ये भी होता है कैटायंस एनायंस, या बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। और इसी तरह होगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है। तो इस तरह शॉर्ट में भी समझो क्या क्या नाम दे सकते हैं। एक दे दिए सिंघाड़ा की जगह एटम्स, जिलेबी की जगह दे दिए मॉलिक्यूल्स, आलू चप की जगह दे दिए आयंस। और उसी तरह और भी कुछ अगर कर दोगे, जैसे मान लो प्याजी खरीदोगे तो उस प्याजी को समझ लो इलेक्ट्रॉन्स,
तो इस तरह से ये n जरूरी है जानना कि वो है क्या, एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है कि आयंस है कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मैंने अभी छोटा सा एक कंसेप्ट बताया कि कैसे, मतलब ये नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करता है। एक मोल रहेगा तो n आएगा, और यहाँ क्या आएगा तो कुछ भी आ सकता है, तो इसका एक नाम और लिख देते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज का यहाँ मतलब हो गया वो या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस होगा, या एसिड रेडिकल होगा, या बेसिक रेडिकल होगा, या कैटायंस होगा, या एनायंस होगा, या इलेक्ट्रॉन्स होगा, या प्रोटॉन होगा, या न्यूट्रॉन होगा, और सब का एक कॉमन नाम लिख देते हैं स्पीसीज कि n स्पीसीज। और जहां पर एक मोल की जगह 5 मोल रहेगा तो 5 × n हो जाएगा, और नहीं तो इसी को चाहेंगे तो 5 × n की जगह अगला नंबर बैठा देंगे, 6.023 × 10⁻23। अब फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 15, एक बच गया हाथ में, 5 × 2 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, यहाँ लिख दिए 1, एक हाथ में बच गया, 5 × 0 5 हुआ, 5 × 0 0 हुआ, और एक जोड़ दिए तो यहाँ 1 आ गया, 5 × 6 30 हो गया, और डेसिमल 3 के बाद है, यहाँ 3 के बाद बैठा दिए, और ये 10⁻23। लेकिन देख रहे हैं कि ये तो साइंटिफिक दिखाना चाहिए था। साइंटिफिक का मतलब होता है x × 10⁻⁻⁰, जहाँ पर x का आंसर होना चाहिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10, तो लेकिन 10 नहीं लेना चाहिए, ये रैशनल नंबर है x इज ए रैशनल नंबर, और i क्या है, इंटीजर्स है ये। यही है साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी बड़ा नंबर छोटा नंबर लिखना रहता है तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये तो उस फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो कैसे करेंगे, करके दिखा देते हैं। तो 30115 × 10 डिवाइडेड बाई 10 कर दिए, और ये 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको तो लाना है 1 और 10 के बीच में, तो अब ये 10 से जो डिवाइड है इसको इसके साथ मैनेज कर दिए, ये आ गया 3.0115, और ये ऊपर चल जाएगा 24। तो ये इस तरह से आ गया। और जब इसका पढ़ेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर कभी जरूरत पड़ेगा तो उस ऑर्डर को भी समझाएंगे। तो ऑर्डर में इतना को समझ लो, जो 1 और 10 के बीच में है, 5 है या 5 से नीचे है, तो रफली समझ लो उसको माने 1 समझते हैं, और ये ऑर्डर हो जाएगा 10⁻24। लेकिन अगर ये वाला आंसर 5 से ज़्यादा हुआ, तब उस वक्त ये वाला एक तो 5 से ज़्यादा होने से, या 5 भी है तो उसको सोच लो कि इंक्लूड करके हम इसको 10 कर देंगे, और 10 को इसी गुना कर देंगे तो 10 का पावर ऑर्डर में 25 हो जाएगा। इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पर हम पूरा डेप्थ में नहीं बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ऑर्डर समझिए। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि कितने ऑर्डर का आंसर है। अगर ये नंबर्स जो 1 और 10 के बीच में है, अगर 5 से नीचे है, तब वो यहाँ पर 1 कंसीडर होगा, और जब 5 से ऊपर होगा तब उसके बाद उसको समझ लो कि 10 काउंट होगा, तब ये ऑर्डर में 10 का 24 की जगह 25 हो जाएगा। तो थोड़ा उसको डेप्थ में पढ़िएगा, क्योंकि अभी पूरा हम डिटेल नहीं बता रहे, नहीं तो अभी तो समय लगेगा, उसमें और भी बताना पड़ेगा। अगर 5 है तो क्या है, फिर उसके अंदर में भी शर्त है बहुत सा। तो अभी सीधा समझो कि 5 वाला छोड़ करके मैंने बताया कि 5 से नीचे होगा तो क्या होगा, उसको 1 मान लेते हैं, और 5 से ऊपर होगा तो क्या होगा, उसको 10 मान लेते हैं, और जब 10 करेंगे तो 10 का पावर 25 हो जाएगा। और 5 से नीचे होगा तो वो 1 हो जाएगा, तभी 10 का पावर 24 ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर 5 रहा तो क्या होगा, तो इसको अपने ट्राई करो, और किसी वीडियो में उसको भी थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। और अभी होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क भी करो, क्योंकि सब चीज़ बता देने से मज़ा नहीं है। और ये ऑर्डर मिलेगा कहाँ पर, फिजिक्स में भी मिल सकता है, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, और केमिस्ट्री में भी, जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस तरह का वर्ड है, लिख देते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है 11th क्लास का। तो पहले सब लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री लिखा है। और केमिस्ट्री का क्या चीज़, तो कंसेप्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सारा कंसेप्शन इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है।
तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बोलिए या कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलिए या कंसेप्ट ऑफ मैथ बोलिए, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन कैसा कंसेप्ट? एडवांस कंसेप्ट नहीं, बेसिक कंसेप्ट या एलिमेंट्री कंसेप्ट भी इसको बोल सकते हैं। एडवांस कंसेप्ट नहीं है वर्ड, और उसमें भी एडवांस तो छोड़ ही दिया, बेसिक या एलिमेंट्री कंसेप्ट में सारा नहीं, उस बेसिक कंसेप्ट में का भी सम कुछ। तो इस तरह से इसको अगर हम अच्छा से लिखें तो क्या आएगा, ये बेसिक की जगह आ जाएगा एडवांस, मतलब एडवांस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके आगे लगा हुआ है सम एडवांस केमिस्ट्री, सम एडवांस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और सम को काट दीजिए तो आ जाएगा पूरा नाम की जगह एडवांस्ड, जैसे जेईई एडवांस एग्जाम हो जाएगा उसी तरह का एडवांस, एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी एक नया वर्ड हो गया। तो इसके अंदर में जब सिलेबस का एनालिसिस कराएंगे तो उस समय दिखाई देगा इसमें 1 दर्जन कंसेप्ट है। अब 1 दर्जन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा सिलेबस लिखेंगे और सभी सिलेबस को एनालिसिस करके समझाएंगे। और ये सिलेबस के मुताबिक ये जा रहा है 7वां नंबर में। 7वां का ए में देखोगे दिखाई देगा एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, वही 7वां वाला कंसेप्ट चल रहा है। फिर उसके बाद 8वां नंबर में जो है आता है मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मास, ठीक है। तो इसी तरह का सब आगे बढ़ेगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताया, और अभी लीटर वाला नहीं बता रहे हैं, जब ये आइडियल गैस रियल गैस पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। लेकिन नंबर का मैंने थोड़ा सा बताया। 1 डजन आप जानते हो, 1 सेंचुरी जानते हो, 1 कुड़ी जानते हो, हाफ डजन जानते हो, ठीक है, 1000 जानते हो, तो 1 मिलियन जानते हो, 10 लाख। तो उसी तरह यहाँ पर 1 मोल का मतलब इतना गिनती होगा और इतना लिखेंगे, बट उसमें बात अभी अधूरी है कि 1 मोल क्या चीज़, सिंघाड़ा की, जिलेबी की, आलू चप की, प्याजी, तो उसी का नाम मैंने बदल बदल के लिखा है। और इसको समझ लो कि ना ये आलू चप है, ना सिंघाड़ा है, ना जिलेबी है, ना प्याजी है, बल्कि क्या है, एन ठो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ठो, कै ठो, 5 ठो की, 6 ठो की, 7 ठो, तो एन ठो। अगर एन ठो आ गया तो 1 मोल हो गया, और अगर छोटा एन आ गया तो एन से गुना कर देंगे, अगर 5 मोल है तो 5 से गुना कर देंगे। ये सब 9 10 में था, लेकिन ये मैंने भी एलिमेंट्री बताया, अभी इसके डेप्थ में भी हम आएंगे, बताएंगे। और यहाँ पर समझाएंगे कि जो लिखा हुआ है एन मोल्स, ये एन मोल्स, एन मोल्स, और दूसरा एक आएगा मास के लिए W ग्राम, ये दोनों ना आपस में एक दूसरे से लिंक है। लिंक है मतलब किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम से हो एलिमेंट के लिए, या कभी कभी कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल होगा, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटोमिक, तब उसमें दोनों कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी हम समझा देंगे अच्छा से। फिर आएगा कहीं कहीं पर आयंस, कैटायंस, एनायंस, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, कहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स, कहीं आएगा स्पीसीज, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं ठो, 5 ठो की, 10 ठो की, 20 ठो। तो ये सारा को समझो, अगर हम ऐसा वाला लिख दे 1 मोल की जगह n, और n मोल के लिए ये, और 5 मोल के लिए इतना, तो जो भी n मोल लिखा हुआ है वो फिजिकली क्या है उसको समझिए, 1 मोल क्या है उसको समझिए, एक एटम उसको समझिए। मैंने आपके सामने में, आंखों के सामने तैरना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि हाँ एक एटम ऐसा होता है, ठीक है। और मतलब 1 मोल कितना होता है, फिर n मोल कितना होता है, और यही चीज ये होता है, ये चीज ये होता है। तो ये सबको हम विजुलाइज कराएंगे, समझाएंगे, तब जाके कंसेप्शन बनेगा। ये नहीं कि खाली फार्मूला, फार्मूला से कोई हिसाब नहीं बनता है, और फार्मूला रटते रह जाओगे कोई फायदा नहीं है। फार्मूला से कभी भी ना फिजिक्स सुधरेगा, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स। कैसे सुधरेगा? तो नंबर 1 में होता है फार्मूला, तो जानिए, लेकिन कैसे, विथ डेरिवेशन, फार्मूला विथ डेरिवेशन, ये होना चाहिए। और इससे लो लेवल क्या होता है, फार्मूला बट विदाउट डेरिवेशन, ये हो गया विदाउट, ये है विदाउट, विदाउट, विदाउट डेरिवेशन। मैंने रट लिया खाली, कैसे आया पता नहीं। तो ये बहुत लो लेवल है इससे, और अधिकतर बच्चे तो ऐसे ही पढ़ते हैं फिजिक्स, बिना फार्मूला का डेरिवेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सही है 1 नंबर। और इससे भी नीचे 3rd में होता है
मतलब कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का मतलब आपने जो भी सोचा एक क्वेश्चंस के लिए कि कौन कौन कंसेप्ट लगेगा, वो सारा कंसेप्ट का फार्मूला विद डेरिवेशन सोच रहे हो, तो माइक्रो सेकंड में ये सब ड्राइव होता है। ऐसा नहीं कि ड्राइव करना पड़ेगा एग्जाम में, वो सब फटाफट होता है, बहुत फास्ट में, क्वांटम स्पीड रीडिंग के जैसा। बताएंगे कैसे होता है वो, तो ये आना चाहिए। तो वो बच्चे ज़्यादा जीनियस हैं। और किस बच्चे का जिसका कि ए वाला लेवल नहीं है, इस लेवल से पढ़ रहा है, तो वो फंस जाएगा, उसको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? मान लीजिए कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, जिसके अंदर में 20 टू कंसेप्ट लग रहा है, और 20 कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके 19 टू कंसेप्ट जितना है सब मालूम है, लेकिन एक टू कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मतलब सभी मालूम होनी चाहिए तभी वो बनेगा, और वो है थिंकिंग करके पढ़ाइए, बहुत हाई प्रोफाइल का बात है। तो इसलिए सीधा समझो ये मेथड बेस्ट होता है कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फार्मूला विद डेरिवेशन, और उससे बहुत बहुत नीचे है फार्मूला विदाउट डेरिवेशन। कितना कितना को तो फार्मूला तो भी पूरा याद नहीं है, और संभव भी नहीं कि याद होता है। ओके, और उससे नीचे होता है कि जब ये दोनों में से दोनों बातें आपके पास है, माने आइदर और। कोई बच्चा के पास रहता है क्या, ये वाला फंडा रहता है, और किसी का ए वाला नहीं रहता, ए वाला रहता है, इसलिए मैंने कहा आइदर और। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि नाइदर दिस नॉर दिस, मतलब आइदर और कट गया, आ गया नाइदर नॉर, मतलब ना तो फार्मूला डेरिवेशन आता है और ना ही उसको फार्मूला जो है विदाउट डेरिवेशन याद है फार्मूला, और डायरेक्ट वो तीसरे लेवल से क्वेश्चन बना रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। और कैलकुलेशन भी कैसे कर रहा है, तो जैसी क्वेश्चन मिला तो सर से या जो भी अगल बगल में भाई बहन खड़े हैं, ए भाई बता दे इसका फार्मूला क्या लगेगा। अरे भाई तुमको फार्मूला भी बताएगा एग्जाम में, तो इसलिए वो तरीका गलत है कि ना पहला जानते हो ना दूसरा जानते हो, दोनों में से नाइदर नोर हो गया, आइदर और है ही नहीं है। आइदर और का मतलब क्या होगा, या तो आप इस लेवल में है, हाई लेवल में है, या लोएस्ट लेवल में है, और दोनों फेल कर गया, कोई नहीं है, तो नाइदर नोर है। तो नाइदर नोर, ये कैलकुलेशन क्या आदमी लोग कर रहा है, नाइदर नोर। नाइदर नोर, नाइदर नोर का यहाँ मेरा मतलब है नाइदर फार्मूला विद डेरिवेशन नॉर विदाउट फार्मूला। हमको विदाउट डेरिवेशन फार्मूला याद है, दोनों में फेल है, तो खाली कैलकुलेशंस कर रहे हो। जैसे लग रहा है कि मैंने अंक गणित जैसा कुछ भी वैल्यू बैठा देना है, पुट करना है, सर आप फार्मूला बताइए, तो फार्मूला कैसा आएगा, उसका एक नमूना दिखाते हैं, इस टाइप का फार्मूला रहेगा। कहीं पर जमाएगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन इसी लिख देते हैं, कहीं रहेगा EVN W into 1000। ये क्या है भाई, तो E हो गया इक्विवेलेंट वेट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, N हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूट। फिर पता चला दूसरा एक और है कि मोलिकुलर वेट है, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ मोलारिटी है, और यहाँ वेट इनटू 1000। फिर पता चला कि भाई हमको मोलारिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी के लिए है, और ये वाला मोलारिटी के लिए है। पता चला कि ये तीसरा एक और आ रहा है जिसको बोल सकते हैं मोलालिटी। देख लो मोलालिटी क्या होता है, इसे लिखते हैं मोलालिटी। अरे मोलालिटी का खाली वाला पकड़ो ना, समझ जाओ, लिट्टी, लिट्टी समझ रहे हो, लिट्टी चोखा, वही लिट्टी को एक छोटा सा गोल बना देते हैं, वैसा समझो। तो ये लिट्टी का जो साइज है बहुत छोटा है, जिसको बोल सकते हो स्मॉल m है। अब मोलारिटी इससे बड़ा है, बड़ा है इसलिए बड़ा m लिखे, तो मोलारिटी में छोटा m, मोलारिटी में बड़ा m। और यहाँ पर मोलिकुलर वेट तो मोलिकुलर वेट रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा। जनरली जो भी सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशन, तो उस केस में मतलब ओवरऑल जो मतलब सॉल्वेंट रहता है वो समझ लो ज़्यादा मात्रा में रहा, और सॉलिड क्या रहा, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। फिर एक तो आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो है वो सॉलिड है, और उसके अंदर में जो सॉल्यूट है जो कम मात्रा में रहता है वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, माने सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, तो ये गैस सॉल्यूशन होती है। फिर उसी तरह आता है सॉलिड सॉल्यूशन,
तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे रहेगा पूरा ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट और उसके अंदर में सॉल्यूट क्या रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ऐसे करके। तो इसलिए 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला होता है, समझ लो ऐसे हम लिख ले रहे हैं खाली हवा में, थोड़ा सा बताते हो, डेप्थ में कभी बताएंगे। पहला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ समझो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा ऊपर में आओगे लिक्विड सॉल्यूशन, फिर ऊपर में आओगे तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। और जो पहला वाला सॉलिड सॉल्यूशन है इसका 3 कैटेगरी, मतलब इस टाइप से समझो। अगर ये लिख दिया सॉलिड सॉल्यूशन, ये लिख दिया लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिख दिया गैसियस सॉल्यूशन, तो इसके अंदर में आ जाएगा 3, सब में 3। कैसे आएगा, यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड गैस। तो कैसे पढ़ेंगे ये वाला, ये आ गया ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट जो है मेरा क्या है, सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, गैस है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। और इसके अंदर में सॉल्यूट कौन कौन है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। यहाँ भी उसी तरह या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड गैस। इसको पढ़ते हैं कैसे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो 9 तरह का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जो हम इसमें पढ़ाएंगे तो सिर्फ लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ये वाला 12th क्लास में पढ़ाएंगे। और ये लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन रहेगा, ये गैस नहीं रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा, ज्यादातर ये रहता है। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन रहता है और उसके अंदर में जो मतलब कम मात्रा में लिमिटिंग में मात्रा में रखते हैं, कम मात्रा में, तो वो रहता है सॉल्यूट और ये रहता है सॉल्वेंट। तो वो कहलाता है सॉलिड इन लिक्विड और इसी को बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसे ही वाला लिक्विड सॉल्यूशन आपके 11th क्लास में और मतलब इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री के पार्ट में। तो ये मैंने अभी हल्का सा थोड़ा सा बताया, अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दें। ये भी हल्का बता रहे, इसका टेस्ट में कहीं बताएंगे। अब फिर आ जाएगा W × 1000। तो मैथमेटिक्स जानते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्या करोगे, फ्रॉम रिलेशन 1, 2 एंड 3 सबको बराबर कर दो, इसके बराबर। तो लिख दो EVN बराबर m0 Vm बराबर m0 Wm बराबर W × 1000। कोई हिसाब नहीं बने तो एक रामबाण, एक फार्मूला लगाओ, IC में बैठा दो। कोई भी नॉमिनेटी का क्वेश्चन, कोई भी मोलरिटी का क्वेश्चन और कोई भी मोलरिटी का क्वेश्चन आराम से बनेगा। हाँ, कहीं कहीं अगर डेंसिटी आएगा तो ऐसे लिखोगे डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका, सॉलिड का कि लिक्विड का कि सॉल्यूशन का। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि डेंसिटी माने सॉल्यूशन का डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने शॉर्ट में समझो, डेंसिटी को अगर मैं लिख दिया D और M लिख दिया यहाँ पर M और V, यही फॉर्मूला हो गया। मतलब डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो ये तीनों में कभी यूज होगा। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना होगा तो उसमें 2 चीज आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, तब मिलकर के टोटल मास होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपने थोड़ा इसको माने समझने का कोशिश करिए और जानिए। तो पहले इतना का स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर थोड़ा और आगे हम बताते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। याद कीजिए, जो इसका पहला वीडियो था, उस पहला वाला वीडियो में मैंने बताया था 1A वाला कंसेप्ट में, इस मूल कंसेप्ट स्टोकियोमेट्री का एक पार्ट है, पार्ट 1 जिसको बोल रहे हैं 1A। तो उसमें बताया गया था AMU के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट। और जिनको दिक्कत होगा वो पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
इसलिए हम उसका चर्चा दोबारा नहीं करेंगे। और पार्ट 2 बताया गया था, ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर में था 1B, ये पहला ही कंसेप्ट का चल रहा है, ये पहला कंसेप्ट है। 1A का 1B हो गया। तो 1B में बताए थे एटॉमिक वेट, जिसका और एक नाम है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक वेट। और हमेशा याद रखिए, ये सब ज़्यादा आपको लोग पूछते हैं कि एटॉमिक वेट का मतलब यूनिट क्या है, तो आप हमेशा जवाब दीजिए कि एटॉमिक वेट के यूनिट नहीं होते हैं। अगर हम एटॉमिक वेट को एक तरह से ए लिख दें सिंबल में, तो हाइड्रोजन के लिए आंसर होता है 1.008 और लॉरेंसियन के लिए होता है Lr, और इसका एटॉमिक नंबर Z जो है हाइड्रोजन का 1 है, और ये हाइड्रोजन के लिए है। और ये Z बराबर 103 है, ये है लॉरेंसियम के लिए। और 103 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल, कभी जब आएगा पीरियोडिक टेबल का चर्चा तो याद करवाने का टेक्निक बताएंगे। क्योंकि होता क्या है, पीरियोडिक टेबल बच्चा को 9-10 से पढ़ते आ रहा है, 8 में भी थोड़ा सुना, लेकिन आज तक पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं हुआ। तो कभी उस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत बढ़िया से, ताकि पीरियोडिक टेबल पूरा 103 याद हो जाए, और उसके एटॉमिक वेट भी याद हो जाए, वैलेंसी भी याद हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर भी याद हो जाए, और बहुत सा चीज़। तो जब आएंगे उस टॉपिक पर तब बात करेंगे, अभी नहीं। तो सब एक साथ बता देने से क्या होगा, मैंने वो खिचड़ी बन जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा थोड़ा करके समझा जाए, और वो ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लॉरेंसियन के लिए कितना आएगा, तो उसके लिए आएगा 257। तो ये है, देख रहे हो, बिना यूनिट का लिखे हैं। तो एटॉमिक वेट जो है विदाउट यूनिट होता है, वो नंबर है, ये दिस इज ए नंबर। ये भी हमारे सेकंड वीडियो में दिखाई देगा, और सेकंड वीडियो जो देखोगे ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, तो उसमें देखोगे सब चीज़ चर्चा है। और इसी में एक पार्ट और मैंने चर्चा किया है, जो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये पहला पार्ट है इसी के अंदर में, और ये दूसरा पार्ट में एक चीज़ और बताएं, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, जो 103 एलिमेंट दिख रहा है, प्योर सब्सटेंस है ये, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में 2 चीज़ आता है 9-10 के मुताबिक, एक आता है एलिमेंट्स और दूसरा बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। और वही कंपाउंड हो जाएगा एसिड बेसिस सॉल्ट, या उसको बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे भी बोल सकते हो। तो इसलिए एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जो होगा, ये आंसर्स में आएगा आंसर्स ए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल वेट है तो यहाँ AMU लिखना ही होगा। और ये वाला भी वीडियो सेकंड वीडियो में चर्चा दिया, सेकंड वीडियो में मैंने ये वाला कंसेप्ट पहला भी और दूसरा दोनों का चर्चा की है, तो वो सब देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और यही AMU को लिख सकते हैं A इंटू 1 AMU, और इसी को लिख सकते हैं A इंटू 1 AMU को बोलते हैं 1/n ग्राम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि ये नंबर्स जो 1 AMU है वही n ग्राम के बराबर होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट है, याद कर लो कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/n ग्राम। और दूसरा ढंग से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन है कैपिटल N से, तो आ जाएगा n AMU बराबर 1 ग्राम। और यही वाला और लिख सकते हैं n की जगह 6.023 10 का पावर 23, यही n की जगह इसको इतना AMU लिख दिया। पहला हुआ, यहां से देखो कैसे किए, 1 AMU को शॉर्ट में बोलते हैं 1/n ग्राम, और ये हम करा चुके हैं, इसलिए खाली लिख दे रहे हैं। और इसी को जब लिखे हैं 1 AMU को 1/n ग्राम, तो n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया n AMU, और इधर पे n कट गया तो 1 ग्राम, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा बोल सकते हैं n का वैल्यू पुट कर दिए तो इतना ग्राम। फिर ये भी बताए थे कि 6.023 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.66
-24 ये हमेशा 1 होता है, इसलिए ये अगर x है तो a वाला y है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरह से ये है, और इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो a इंटू इसको लिख सकते हैं, जो अभी बताए थे 1 mu का क्या होता है, तो 1 mu का होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये लाइन और ये लाइन एक ही है, खाली फर्क क्या है कि यहाँ पर मैंने 1/n का वैल्यू बैठा के सॉल्व कर दिया है। और इसी को आगे अगर बढ़ाओगे किलोग्राम में तो a इंटू इसी फॉर्म में लिख रहे हैं 1/n इंटू 10⁻³ अब ये किलोग्राम में आ गया। तो कहने का मतलब एक्चुअल वेट एक एटम का अगर निकालेंगे तो उसमें कंफर्म यूनिट होगा, मतलब एक्चुअल वेट में बोल सकते हैं कि यूनिट इज कंफर्म, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम के लिए यूनिट इज कंफर्म, माने यूनिट देना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, कंफर्म है कि इसमें देना ही है। तो कितना देना है, क्या लिखना है, तो एक लिख सकते हैं यूनिट में कंफर्म AMU, वो भी चलेगा, और AMU से अगर नफरत है तो इस कॉन्सेप्ट से ग्राम में लिख सकते हैं, और इसी ग्राम को हम चाहेंगे तो किलोग्राम में भी कर सकते हैं। और एक मैंने क्वेश्चन दिया था इससे रिलेटेड कि गोल्ड का अगर एक एटम लेते हैं तो बताओ कि अगर उसका मतलब 197 अगर हम ले लें एटॉमिक वेट और उसका एटॉमिक नंबर ले लें 79, याद करना आसान है क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 और एटॉमिक याद करना है तो इसके आइसोटोप्स तो 32 होते हैं, बहुत से 32 है। तो आप अभी क्या करो, सीधा याद करो, इसका एक तो हम आइसोटोप्स लिख रहे हैं तो 97 कर दो, इसी के आगे में 1 लिख दो, तो ये इसका वेट हो गया गोल्ड का, और ये हो गया एटॉमिक नंबर Z, किसका, गोल्ड का है, AU का, ठीक है। और इसी का जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो सब दिखाई देगा, मरकरी के ठीक बगल में मरकरी का है 80 और इसका है 79, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, मतलब एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो आयंस हो या नेगेटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल एटम हो, सभी में एटॉमिक नंबर नहीं चेंज करता है। तो इस तरह से आंसर्स या तो AMU में या ग्राम में या किलोग्राम में, तीनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। लेकिन जहां खाली एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, एक्चुअल वेट नहीं लिखा हुआ है, तो वो रिलेटिव वेट होगा, उसमें खाली नंबर होगा, रैशनल नंबर, वो डेसिमल में रहता है तो रैशनल नंबर लिख दे रहे हैं, ये नहीं कि इरेशनल नंबर। आज तक हम कोई सुने ही नहीं है कि माने किसी भी का एटॉमिक वेट √2 हो या √3 हो या √7 हो, तो इसीलिए वो जब होगा तो समझ लो इरेशनल नंबर नहीं होगा और रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने ये वाला बताया है पार्ट 1 में, तो जिनका नहीं क्लियर है वो वहाँ देख करके ये समझ जाएंगे, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट देख करके वो समझ जाएंगे कि उसमें रिलेटिव एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट दोनों एक ही वर्ड है, एटॉमिक वेट बोले चाहे रिलेटिव एटॉमिक वेट, दोनों एक ही चीज़ है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट सीधा लिख देते हैं अपन, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, नो यूनिट, इसका यूनिट होता ही नहीं है, एटॉमिक वेट को ही तो रिलेटिव एटॉमिक बोलते हैं, लेकिन जब कभी भी एक्चुअल लग गया वर्ड तब उस समय उसका AMU में, ग्राम में और kg में आएगा। तो ये दोनों ही मैंने वीडियो में बता दिया है। तो अब जो बच्चे पहला पार्ट या दूसरा पार्ट का थोड़ा मैंने रिव्यू भी कर दिया, क्योंकि बिना पहला और दूसरा किए हुए कोई भी तीसरी बात जो अभी हम बताने जाएंगे पार्ट 3 वो आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो इसलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको मिटा करके हम मूल कॉन्सेप्ट का बात बताते हैं। ठीक है, तो यही समझो बच्चों कि ए वाला पार्ट 1 को AMU समझ लेना, दूसरा पार्ट में रिलेटिव एटॉमिक वेट अर्थात एटॉमिक वेट समझ लेना है, और उसी के अंदर में ए वाला एक्चुअल वेट भी समझा है वो भी, और बोले थे कि गोल्ड का जिसका कि मास नंबर या एटॉमिक नंबर मास नंबर 197
मास नंबर का मतलब क्या होता है, सीधा समझो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उसका कोई भी एटम का न्यूक्लियस को लिखने का तरीका क्या है, लिखा जाता है एक्स। एक्स क्या है, कोई आदमी है, देख रहे हो आदमी का फोटो लग रहा है। और कोई भी आदमी जब एक्स है तो जूता कहाँ रखेगा, माथा पर तो रखेगा नहीं। अगर कहीं पर जूता ऊपर बैठा दोगे तो गलत है। अपना सूटकेस जो है एटॉमिक वेट, वो सूटकेस मैंने नीचे में लिख करके मैंने पैर में बांध दिया, दोनों पैर में से किसी एक पैर में, और अपना कहीं भी इंटीरियर गांव देहात में जा रहा है अपना शादी ब्याह करने के लिए, समझ लो। ओके, तो क्या होगा, वो यंग जब भी जाएगा तो देखेगा अरे ये तो आदमी एक्स है और जूता रख लिया है माथा पर, और जो सूटकेस है, वजन है, वेट है, एटॉमिक है, वो पैर में बांध के चल रहा है। तो थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होता भाई, ये तो गलत कंसेप्ट है। तो सही कंसेप्ट क्या है कि इस इंसान को बोलो भाई ऐसा मत करो, सीना सर का कंसेप्ट लेके चलो जो बताया विनय सर कि यहाँ पर x के जगह पर क्या करो, x लिखो, लेकिन z के जगह z को नीचे, क्योंकि जूता जो है पैर में ही शोभा देता है, z पर जूता, तो नीचे आ गया शू और ऊपर में आ गया सूटकेस की। और यही सिंबल चलता है कोई भी एटम का न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का। और इसके अंदर में आप ढूंढने लगे इलेक्ट्रॉन, तो आप महान हो भाई। ये एटम का न्यूक्लियस है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखेगा, जब एटम बोलेंगे तब ठीक है दिखेगा, ठीक है। और वो कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन्स, के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे करके सातों सेल में बटा रहता है। और उसके अंदर में चार चीज आएगा, एन आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एस आएगा, इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है स्पिन। तो जब ये पढ़ोगे तो ये वाला होता है बोरबरी स्कीम से, और जब इसमें आओगे तो एन और एल दोनों जानना पड़ता है अबव प्रिंसिपल से। और जब ये वाला आओगे तो एन एल एम तीनों होगा, तो उसको कहा जाता है समझ लो हुंस रूल या हंस रूल बोलो। और ये हो जाएगा पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल। तो ये हो गया पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल, ये हुंस रूल, ये हो गया अबव प्रिंसिपल, और ये हो गया बोरबरी स्कीम, है ना। तो इस तरह से समझ लो है लिखा हुआ। ओके, बी है शॉर्ट में, ए है, एच है, पी है, तो जैसे भी याद करो। मतलब क्या हुआ, बी ए माने बी ए, बी एस सी, बी कम होता है ना, तो बी ए कर लिया। और ये मतलब उसको बोल सकते हो कि उसके हॉर्स पावर, एनर्जी, ताकत बहुत ज़्यादा है। और मतलब ऐसे बोल सकते हो कि वो आदमी ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, और बेचारे को कहीं नौकरी नहीं लगा, तो एक तो एचपी पेट्रोल पंप में बेचारा बैठ करके काम कर रहा है, पेट्रोल जाके सेल कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि धीरू भाई अंबानी भी सबको जानते हो, पहले तो पेट्रोल पंप में ही 11 क्लास तक पढ़ करके पेट्रोल पंप में बेचते थे, लेकिन वो बोलते थे कि जीवन में कभी भी हम खाली पेट्रोल पंप में रहेंगे नहीं। और देखो कितना आगे बढ़ गए, उन्हीं के बच्चे लोग हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और वो खड़ो हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये बात अगर समझ में आ जाए तो अब इसके आगे की बात बताते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं, और यहाँ पर जो आएगा NLMS, ये हो गया स्पिन, और ये है मतलब क्वांटम नंबर्स। तो जब ये आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में, तब मजे से एक दिन में एक ठो कॉन्सेप्ट पढ़िए अबव प्रिंसिपल, तब ना अबव प्रिंसिपल का सारा कुछ समझ सकते हो। तब फिर पढ़िए हुंस रूल, तब पढ़िए पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल, और उसके पहले बोरबरी स्कीम। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिट इज 2n²। तो इसलिए ये सब मतलब समझना है ढंग से, तभी जाकर के दिमाग में आएगी। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये हाईलाइट इसलिए बोल दे रहा हूँ, इसके बाद ये चैप्टर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा ना, तो ताकि सब क्वांटम नंबर पढ़ के रखिए। फिर 1 से लेकर 103 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को जरूर जानिए और समझिए। तो इस वीडियो को समझिए कि और आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो पहले इसको देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको मिटाते हैं, तब फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब देखा जाए, अब इसके थर्ड पार्ट, अब आएगा ओरिजिनल थर्ड पार्ट इसका, क्योंकि ये हमको रिव्यू करना पड़ा। इसलिए रिव्यू करना पड़ा कि ये चैप्टर्स
थोड़ा टफ है, और आगे का चैप्टर सब आसान है, लेकिन जब आपका स्टार्टिंग अच्छा हो जाएगा तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसके बाद इसके जो थर्ड पार्ट है, जिसको बोल सकते हैं 1A 1B हो गया, ये 1C जा रहा है। तो 1C में मैं बताने जा रहा हूं कि 1 मोल होता क्या है, एक बात, और दूसरा बताना जा रहे हैं कि N मोल्स क्या होता है। ये बात समझना है कि ये है क्या भाई, और दूसरा है ये N मोल्स क्या है। तो आज का मिशन मेरा यही है, इसी को क्लियर कर देना। तो याद कीजिए वीडियो जो 1B का था, तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव या वी नो एटॉमिक वेट, एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या था, AMU, यही था। और अगर रहता कि रिलेटिव एटॉमिक वेट या खाली एटॉमिक वेट, तब हम खाली लिखते उसमें A बिना यूनिट का, जो कि मतलब सेकेंड वीडियो में है, और उसी सेकेंड वीडियो में जोड़ा हुआ है कि एक्चुअल वेट जब निकालेंगे तब आएगा AMU, ठीक है। तो ये सेकेंड वीडियो से जुड़ा हुआ है। फिर इसी को लिख सकते हैं A इंटू 1/n ग्राम, कारण क्योंकि एक MU ही मेरा 1/n ग्राम होता है, या यूनिट मेथड लगा देंगे तो NAMU ही मेरा 1 ग्राम है, दोनों एक ही बात है। और इसी स्टेप को एक लाइन और लिख देते हैं, AMU मतलब A इंटू 1AMU। पहला स्टेप ये है कि AMU होता है एक्चुअल वेट ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, और इसके बाद का स्टेप में ये आया कि A इंटू 1AMU इज इक्वल टू AMU, और इसी के बाद ये तीसरा स्टेप यहाँ लिख रहे हैं कि A को A लिख दिए और 1AMU को लिख दिए 1/n ग्राम, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं पहला वीडियो में। और इसी आंसर्स को अब आगे बढ़ाएंगे तो लिख देंगे कि एक एटम का वेट, इस कंसेप्ट को पढ़िए समझ में आएगा। ये दे रहा है कि एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, तो इसी बात को दूसरे ढंग से लिख देते हैं हम कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम को ऐसे लिख देते हैं, वन वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज AMU। कुछ भी लिख सकते थे ना, तो हम ज़्यादा इसमें फोकस कर रहे हैं ए वाला लिखने को, और यही चीज तो उठ के आ जाएगा, तो अब ये नहीं लिख रहे हैं हम, और यही वाला उठ करके दूसरा आया, दूसरा से तीसरा आया, तो ए वाला लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको लिख देते हैं। अर्थात किसी को लिख सकते थे, बेहतर होगा इसको ना लिखें हम, तो ए वाला देख ही रहे हैं कि वेट ऑफ वन एटम क्या है, या तो AMU है, और नहीं तो ए वाला है, और नहीं तो आगे बढ़ के वाला है, तो ये वाला फाइनल लिखते हैं। तो आ गया A इंटू 1/n ग्राम। एक एटम का, एक एटम लेंगे एक एलिमेंट का, तो उस समय उसका वेट इस कंसेप्ट से दिख रहा है इतना होता है। लेकिन अब कितना लेना है, वेट ऑफ, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ वन एटम की जगह n एटम्स, जितना एवोगाड्रो नंबर है, तो क्या होगा योर आंसर्स, तो दिस विल बी, या वही लिखो ग्रामेटिकली कैरेक्टर, दिस इज यूनिट मेथड। एक में इतना होगा, n में क्या होगा, इसी आंसर में n से मल्टीप्लाई कर देंगे खाली, और क्या। देखिए फिर से, एक एटम का, मैंने कोई एलिमेंट लिए, उसका एक एटम लिए, तो उसका वेट इतना आया, और जब n एटम्स लिए तो इसी आंसर्स में n से खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं, n कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेट ऑफ n एटम्स क्या होगा, इज n काट देंगे तो आ गया A ग्राम।
मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक पढ़ाया गया था सेकेंड वीडियो में, तो एटॉमिक वेट का एक्चुअल वेट तो हम लोग लिखे थे AMU, और उसका रिलेटिव एटॉमिक तो लिखे थे खाली A बिना यूनिट का। तो यहाँ पर एक तीसरी बात आ गई, क्या आ गया? A ग्राम। मतलब उस बात को कैसे दिमाग में रखेंगे? पहला आता था खाली A, दूसरा आता था AMU, और तीसरा आया A ग्राम। ये तीनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये शो करता है रिलेटिव एटॉमिक वेट। जो पहली बात है, ये शो कर रहा है रिलेटिव एटॉमिक वेट। और एक नाम है, और इसको बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। इसमें यूनिट नहीं होता। और ए वाला क्या है? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। ये रिलेटिव एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट किसका? ऑफ एन एटम। और ये क्या हो गया? एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया, ये एक एटम का वेट है AMU में। इसको चाहेंगे तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा है वाला ग्राम में। चाहेंगे तो 10 का पावर -3 से गुना कर देंगे तो किलोग्राम में भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया? एक नया चीज लिख दिया, A ग्राम। क्यों लिख दिया? तो सामने में प्रूफ है कि एक्चुअल वेट एक एटम का जब इतना आ रहा है, तो अगर हम एटम को बढ़ाते बढ़ाते n एटम्स कर देंगे तो स्वाभाविक है n से मल्टीप्लाइड होगा तो कट जाएगा। तो ये जो लाइन आया A ग्राम, ये देखिए तीसरा आ गया, एक नया चीज आ गया। ये नया कंसेप्ट अभी डेवलप हुआ, A ग्राम। A ग्राम कब हुआ? जब एटम का संख्या कैपिटल N, जितना एवोगाड्रो नंबर है उतना एटम कंसीडर कर लेंगे, तब दिखाएगा इतना आंसर्स। और ये शो करता है कि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। यही तो 1 मोल है। तो इसी का आगे स्टेप में और लिख देते हैं कि वेट ऑफ n एटम्स को 1 मोल। तो वेट ऑफ n एटम्स को काट के मैंने लिख दिया 1 मोल, माने n एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। और यही बोला वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज, यही आंसर रहेगा A ग्राम। अब इसी को याद करने का तरीका में क्या रहेगा कि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू 1 मोल। इस लाइन को हम लिख देते हैं तभी याद रहेगा। इस लाइन को लिख रहे हैं कि एटॉमिक वेट, यहां लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए यही लिख देते क्या है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट represented, atomic weight represented in gram। ये नहीं कि represented in AMU, represented in AMU लिखे हुए तो एक्चुअल वेट एक एटम का निकलेगा। लेकिन अगर एटॉमिक वेट हमको निकालना है कैसे, तो एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड as 1 मोल। ये रट लीजिए लाइन को कि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, जो कि मैंने यहां लिखा है A ग्राम। तो एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल। और वही 1 मोल क्या होगा? यही n एटम्स को शो कर रहा है एलिमेंट के लिए। इसलिए अभी हम मोलकुल भी लिखेंगे, आयंस भी लिखेंगे, इसलिए उतना बात ना लिख करके हम खाली अभी मोल लिख रहे हैं। सबको, एटम हो, मोलकुल हो, आयंस हो, कैटायंस हो, रेडिकल्स हो, स्पेसीज हो, सबका कॉमन नेम है मोल। तो सीधा लिख दिए एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। तो अब जब इतना आ गया तो अब इसको तो समझ गए, इस लाइन के बाद वाला वहां हम लिख देते हैं। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज A ग्राम। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे वेट ऑफ n मोल, स्मॉल n। इसके बाद करेंगे यहां लिख रहे हैं वेट ऑफ 1 मोल की जगह n मोल्स, वेट ऑफ n मोल्स। ठीक है, वेट ऑफ n मोल्स। यहां है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट,
ऑफ एन एलिमेंट, कहीं कहीं आएगा ऑफ ए कंपाउंड या कहीं आएगा आयंस रेडिकल्स। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज ए ग्राम। अगर इसी को अगर हम लिख दें मतलब मॉलिक्यूलर वेट वाला, तब आएगा ये ए को काट करके एम लिखेंगे, और अगर आयन सब आएगा ना तो उस समय लिखेंगे एफ। लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सीधा समझिए एटॉमिक वेट, अभी हम एटॉमिक वेट पर ही बात कर रहे हैं, अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करो, नहीं तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगी। अब खाली एटॉमिक। तो इसलिए ये लाइन हुआ कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज ए ग्राम। तो इसी को यूनिट मेथड लगाएं कि इस स्टेप के बाद आएगा कि वेट ऑफ 1 मोल की जगह n मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज क्या होगा, ए ग्राम तो यहाँ है ही, कब 1 मोल के लिए, लेकिन हमारा तो n मोल हो गया, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 ग्राम के साथ, सीधा समझा जाए 1 ग्राम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा n। तो इसलिए आ जाएगा ये n इंटू ए, तो आ गया वेट ऑफ n मोल्स ऑफ एन एलिमेंट ए n ग्राम, ऐसा आ गया। पहला लाइन था वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज ए ग्राम, और इसी को हम 1 मोल की जगह n मोल लिख दिए, तो क्या हो गया, इसी आंसर्स को यूनिटरी मेथड से n से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया a ग्राम इंटू n, an ग्राम, ये हो गया। और इसी को और लिख सकते थे कि वेट ऑफ n मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये जो an ग्राम है इसको एक नाम लिख दिया जाए w ग्राम, तो क्या हो गया, यही वाला इसके बराबर हो गया। अर्थात आ जाएगा कि an बराबर w, an बराबर w, और इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा n बराबर w बाई ए। ये एक फार्मूला भी ड्राइव हो गया कि कैसे n बराबर w बाई ए होता है, तो पूरा लॉजिक के साथ है। और अब इसी के आगे, चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, कहीं भी यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग तो फिजिक्स वाले आदमी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं, और ये n की जगह आ जाएगा n मोल, और ऊपर में आ जाएगा w ग्राम, और नीचे में आ जाएगा a ग्राम पर मोल। ये केमिस्ट्री वाले के बस के बाहर है सब लिखना। केमिस्ट्री वाला बस लिखता है n बराबर w बाई ए, पता ही नहीं चलता है n का यूनिट लेना है कि नहीं लेना है, a का यूनिट लेना है कि नहीं लेना है, w का लेना है कि नहीं लेना है, बस कंफ्यूजन चालू हो गया। हम लोग फिजिक्स वाले भी आदमी हैं तो स्वाभाविक है, मैथ वाले भी आदमी हैं, केमिस्ट्री वाले भी ऑलराउंडर हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, n के जगह यूनिट है n मोल, और ये जो w है ये ग्राम में है। अगर कोई क्वेश्चन में किलोग्राम आएगा तो मान लो आया कहीं पर आया कि x किलोग्राम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे x इंटू 1000, तब यहाँ पर बनाओगे तो आसान होगा। और यहीं पर जब ये w का यूनिट हम लिख दिए ग्राम और n का लिख दिए मोल, तो जानते हो इक्वेशन में फिजिक्स में दोनों साइड यूनिट डायमेंशन सेम होता है, तो इसलिए जब यहाँ मोल है तो यहाँ ग्राम पर मोल तो लिखना ही होगा। और जैसे ही अगर इस लाइन को देखो तो देखो ग्राम ग्राम कट गया और ऊपर में मोल आ गया, और राइट साइड में भी मोल आ गया, लेफ्ट में भी मोल आ गया, मोल मोल कट गया, तो n बराबर w बाई ए शॉर्ट में दिख रहा है। लेकिन ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो कहने का अर्थ है कि इस नीचे वाले को भी अगर देखो तो ये एक बड़े मजेदार चीज दिख रहा है। क्या दिखता है कि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ कि 1 ग्राम कब होगा, जब 1 मोल लेंगे तब। तो यही वाला लाइन तो यहाँ भी लिखा हुआ था जो डेफिनेशन लिखे थे, एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम
इज कॉल्ड एज वन मोल। इतनी बात को अनेकों शब्दों का कॉम्पैक्ट करो एक शब्द जैसा, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? सीधा इतना बात क्या लिखना है? इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम पर मोल। अब इतना बड़ा पढ़िए, एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। यह सब्सटेंस कर देते हैं, यह सब्सटेंस का मतलब आएगा, मतलब कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या एसिड बेसिस सॉल्ट, या आ जाएगा मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस, कैटायंस, रेडिकल्स, ठीक है, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, कुछ भी आ सकता है। तो एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। तो अगर हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोल रहा है अभी कि 1 मोल अगर हुआ किसी भी सब्सटेंस का, तो जो भी एटॉमिक वेट होता है जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ए, उसको आप रिप्रेजेंट करो ग्राम में। इसलिए तो मैंने लिख दिया कि एटॉमिक वेट अगर रिप्रेजेंट कर दिए ग्राम में तभी ये 1 मोल होगा। तो कॉम्पैक्ट में स्लोगन होगी। तो जब हम पूरा ड्राइवेशन के साथ बताए फिजिक्स के जैसा, तब केमिस्ट्री का कंसेप्शन डेवलप हुआ। तो अब समझो कि इतने में जो लास्ट है कि n बराबर W/A, जान रहे हो सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग चलता था कि गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो मैं इस विनय चैनल से, विनय क्लासेस के मार्फत ये कहना चाहूँगा कि तुम मेरे को n नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ द सब्सटेंस और एटॉमिक वेट, अगर तीनों में से कोई भी दो दे दोगे कि हाँ सर ये 2 चीज दिया हुआ है, तो 3 तरह का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल, n निकालना है। तो पता लगाइए कि वो एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाइए विदाउट यूनिट, और यहाँ पर उसका जो ग्राम में आंसर है वो वाला भी बैठाइए विदाउट यूनिट। तो यहाँ पर ग्राम में कितना है वो वैल्यू बैठा देना है, और एटॉमिक वेट विदाउट यूनिट बैठा देना है, सॉल्व कर देना है, अपने आप वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका माथा खराब होगा, रे मोल कैसे आएगा? तो उसके लिए फिजिक्स जैसा दिमाग लगाइए कि वेट को हमेशा ग्राम में लिखना है। अगर किलोग्राम में है तो पहले भाई उसको तुम ग्राम कर लो, और उसके बाद ए को खाली ए मत लिखो, ग्राम पर मोल लिखो, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल आ गया, सही हो गया। और काम चलाना है तो ऐसे ही लिखो, काम चलाओ, दुनिया का हर आदमी चलाता है, हम ही खाली एक सिस्टम है जो कि इस तरह से समझा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा सही है, ये फालतू है। अब चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन होगा कि हमको n दिया हुआ है और a भी दे दिया, बोला w निकालो। अरे उस इक्वेशन में क्या करो, n बैठाओ a बैठाओ, सॉल्व करो, w निकलेगा, और क्या, छोटा सा इक्वेशन है। अरे इक्वेशन का इतना ज़बरदस्त यूज है, पूरे फिजिक्स में इक्वेशन चाहिए, पूरे मैथमेटिक्स में इक्वेशन चाहिए, पूरे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना है इक्वेशन। तो कहने का मतलब इक्वेशन का तो भरमार है, ज़बरदस्त यूज है। हाँ, कभी कभी मैथ में आता है इनइक्वालिटीज, तो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है। कैसे लिख देगा, x² bx + c, है ना, <0 मिलेगा। इसका ग्राफ खींचिए, समझाइए, इसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो, और हर चीज़ समझाओ, तो वहाँ पर माथा खराब हो जाता है, वो नहीं समझ में आता है। लेकिन डेप्थ में जब आएंगे तो हम बताएंगे सब कैसे होता है। तो इस तरह से सीधा समझो n बराबर W/A हुआ। और तीसरा क्वेश्चन एक और तैयार होगा कि n भी दे दिया, w भी दे दिया, मतलब बताओ उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना था। तो n और w दिया, सॉल्व करके नहीं निकल जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की डायलॉग, तो मैंने यहाँ पर कहा कि तुम मेरे को ये 3 में से कोई भी दो, गिव मी एनी 2 अमंग दिस 3 n a w, आई विल गिव थर्ड वन विच इज अननोन। तो इसलिए इसका नाम हम लिख देते हैं 2/3 रूल। 2/3 रूल का मतलब 3 में से अगर 2 दिया हुआ है तो थर्ड जो अननोन है निकालने का ये टेक्निक हुआ। और इसी को ही जो हम लिखे हैं n बराबर W/A, और इसी को आगे जा करके जब हम एटॉमिक वेट, अब मेरा
लगभग खत्म के कगार पर है। इसके बाद वाले टॉपिक्स में लाएंगे आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स का कैसे एटॉमिक वेट निकलता है। और ये फिजिक्स का एक चैप्टर है 12th क्लास का, एटम एंड न्यूक्लियाई। समझो हम ये पढ़ा दिए तो वाला भी चैप्टर आपका क्लियर हो गया, 2 in 1। और चूंकि हम फिजिक्स मैथ दोनों ही देख रहे हैं, केमिस्ट्री भी देख रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करो, बेहतर होगा कि 12th क्लास के पार्ट 2 फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक, उसके चैप्टर्स हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहाँ पर जाकर के पढ़िए, तो ये सब फंडा क्लियर होगा। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका फिजिक्स भी निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा, और इधर भी काम आ जाएगा। और इसी आंसर्स को आने वाले दिन में कन्वर्ट करेंगे, एन की जगह एन रहेगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू रहेगा, और एटॉमिक वेट की जगह आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो जब हम इसके बाद वाले वीडियो में डालेंगे ये वाला आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट कैसे निकलता है, वो या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जेईई मेन में या जेईई एडवांस में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्लास कर सकता है, आ सकता है। तो वो नेक्स्ट वाला क्लास में लाएंगे, आइसोटोप्स से जुड़ा हुआ एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। और तब उस चौथे वीडियो के बाद तब हम आएंगे मॉलिक्यूलर वेट से जोड़ेंगे, और तब जाकर के आगे बढ़ेंगे, जिसको बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में एक और था आइडियल गैस रियल गैस का, तो रियल गैस का थोड़ा बताते हुए, आइडियल गैस का बताते हुए, तब उस मोल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए कि ये टॉपिक्स अभी खत्म हो गया, मतलब पूरे खत्म नहीं हुए, ये थर्ड वाला लगभग मैंने जो आज बतानी थी बात, मोल कॉन्सेप्ट, अर्थात एक मोल का कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दिए, एन मोल का भी बता दिए, और इसी में आप एंजॉय करो, आनंदित रहो, खुशी मनाओ, और हर दिन एक एक दो दो वीडियो आ ही रहा है, और कंटिन्यूस टच में रहिए, और सारे कंसेप्शन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक सिस्टम में क्लास दे रहे हैं, जो आप बहुत दूर होकर के भी लगेगा कि बहुत पास में है और सभी चीज़ समझ में आ रही है। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और इंतज़ार कीजिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे। आइसोटोप्स का कोई भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप्स होता है तो उसका एटॉमिक वेट कैसे निकलता है, नेक्स्ट क्लास में उसको लेंगे। ओके, थैंक यू, एंजॉय।